ओके, तो अभी हम लोग शुरुआत से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और मैंने कल भी कहा था कि ऐसा नहीं कि अगर वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो आप पूछ नहीं सकते हैं। अगर आप किसी भी चीज़ को पूछना चाहते हैं तो विदाउट हेजिटेशन यू कैन आस्क, ठीक है। रिकॉर्ड इसलिए कर रहे हैं, अगर आपका छूट भी जा रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, तो आप दोबारा इसको देख सकते हैं, ठीक है ना। तो हम बात ये कर रहे थे कि किसी भी, जैसा कि आप जानते हैं कि इंग्लिश हमारी है क्या, इंग्लिश को बिल्कुल भी हम फिजिक्स और केमिस्ट्री की तरीके से ट्रीट नहीं करेंगे। वो हमारा सब्जेक्ट है और इंग्लिश हमारी लैंग्वेज है। अब इसकी ज़रूरत क्या है, क्यों पढ़ते हैं, उसका डिस्कशन हम लोग कल कर चुके हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि मैंने कल ही बता दिया था कि इंग्लिश के अंदर कोई भी रूल नहीं होता है, सिर्फ इसमें कॉन्सेप्ट होता है और फैक्ट होता है। और कोशिश अगर आप करेंगे तो हम लोग आसानी से सीख जाएंगे। और किसी भी चीज़ को सीखने के लिए दोनों चीज़ों की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मान लीजिए आपका रेडियो रखा है, रेडियो को जब भी हम खोलते हैं, ऑन करते हैं, तो देखते हैं कि बड़ी वाली जो होती है, एक वॉल्यूम वाली होती है घुमाने वाला, और एक बड़ा सा होता है, तो उसको मिलाते हैं। तो मिलाते इसलिए हैं, आवाज़ तो आने लगेगी, जब भी आप ट्यूनिंग ऑन करेंगे तो सरसर सरसर करने की आवाज़ आएगी। फिर बड़ा वाला मिलाते हैं उसे, तो इसमें होता कि रेडियो और रेडियो स्टेशन को मिलाते हैं। जब रेडियो स्टेशन की फ्रीक्वेंसी मिल जाती है तब फिर आवाज़ आने लगती। इसीलिए टीचर और बच्चे की फ्रीक्वेंसी जब आपस में मिलेगी तो हम लोग सीखना स्टार्ट कर देंगे। अकेले आप नहीं सीख सकते और अकेले मैं पढ़ा नहीं सकता। अगर दोनों लोग कंट्रीब्यूट करेंगे तो हम आसानी से सीख सकते हैं, ठीक है। मैं एक बार फिर आपको बता दे रहा हूँ कि बिल्कुल भी ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ की तरीके से ट्रीट नहीं करेंगे। इंग्लिश इज़ एन लैंग्वेज, इसको लैंग्वेज के तरीके से सीखना है ना। ओके, तो किसी भी, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंग्लिश इज़ एन लैंग्वेज, तो इंग्लिश हमारी लैंग्वेज है। इंग्लिश इज़ एन लैंग्वेज। तो बात ये हमारी चल रही थी कि अगर हम किसी भी भाषा को बोलना चाहते हैं, इफ़ वी वांट टू स्पीक एनी लैंग्वेज, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी नीड, किस चीज़ की ज़रूरत है। अगर हम इंग्लिश को बोलना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले वो कौन सी चीज़ है जिसकी ज़रूरत है, यू नो। हाँ, सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए साउंड। क्या होना चाहिए? हाँ, साउंड। अरे किसी भी लैंग्वेज को बोलने के लिए ध्वनि तो हो, मुंह में आवाज़ तो हो। वैसे आपको बहुत अच्छा इंग्लिश आता है या उर्दू आती है या कोई भी लैंग्वेज आती है, लेकिन अगर आपके पास आवाज़ नहीं है, सो हाउ विल यू स्पीक। तो सबसे पहले साउंड होना ज़रूरी है कि आपके पास साउंड हो, मीन्स मुंह में आवाज़ हो। तो हम लोग सभी जानते हैं कि जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो वो 5 साउंड निकाल सकता है ना। कितनी? हाँ, हर एक बच्चा 5 साउंड के साथ जन्म लेता है। तो वो कौन कौन सा है? हमारे पास ए है, ई है, आई है, ओ है और यू। अच्छा, इसको हम वोवेल के नाम से जाने जाते हैं। इनको क्या बोलते हैं? वोवेल्स, स्वर। स्वर का मतलब क्या है जानते हो? ये इस ऐसे साउंड हैं जो एक बच्चे को गॉड गिफ्टेड माना जाता है, मतलब गॉड गिफ्टेड है ये, तो इसलिए ये गिफ्टेड साउंड भी माने जाते हैं, या गॉड गिफ्टेड आप बोल सकते हैं कि ये साउंड हमारे पास क्या है? गॉड गिफ्टेड है, गॉड गिफ्टेड साउंड है। अच्छा, गॉड गिफ्टेड क्या मतलब? कि ये साउंड किसी भी बच्चे को सिखाने नहीं पड़ते हैं, वो बोल सकता है। अगर पैदा हुआ है, किसी भी पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है, आप ये बोल सकता है, आ बोल सकता है, ई भी बोल सकता है, आई भी बोल सकता है, ओ भी बोल सकता है, यू भी बोल सकता है। तो इन्हीं को बोलते हैं वॉवेल। तो ये कितने साउंड, ईश्वर ने कितने साउंड दे रखे हैं? 5 साउंड दे रखे हैं, ठीक है। तो इसीलिए इनको गॉड गिफ्टेड बोला जाता है, ये वॉवेल हैं। अच्छा, वॉवेल क्या होते हैं? क्योंकि इनको हम सिंगल साउंड से बोलते हैं। वी कैन स्पीक दीज लेटर्स विद सिंगल साउंड। जितने भी कॉन्सोनेंट होते हैं उनको हम डबल साउंड से बोलते हैं। किसी भी लेटर को जो कॉन्सोनेंट है बगैर वोवेल की मदद से नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ये जितने भी साउंड होते हैं इनको हम सिंगल साउंड से बोलते हैं। इसमें किसी भी दूसरे लेटर की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप आ बोलते हैं, आ,
इसमें किसी भी दूसरे लेटर की ज़रूरत नहीं, इसमें एक ही सिंगल साउंड है आ, और चाहे ई हो, चाहे आई हो, चाहे ओ हो, और चाहे यू हो। समझ रहे हैं? अरे इनको सिंगल साउंड से बोलते हैं, ये गॉड गिफ्टेड हैं। और हमारे पास कितने बचे? 21 बचे, 21 लेटर्स बचे, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट बोलते हैं। अच्छा, ये क्या है? आर्टिफिशियल है। वी ऑल नो वेरी वेल बाय नेचर ह्यूमन बीइंग इज वेरी जुगाड़ी, है ना? तो उसने 5 साउंड से जुगाड़ लगा करके कितने साउंड और बना लिए? 21 साउंड और उसने बना लिया। अब अगर हम कॉन्सोनेंट किसी भी साउंड को बोलना चाहते हैं तो बगैर वोवेल की मदद से नहीं बोल सकते। अगर हम हिंदी की बात करें तो जैसे हमारे पास का बोलना है तो इसमें हमारे पास आ मिला होता है, क्योंकि का के नीचे हलंत लगा होता है, ठीक है? अब जब इसका हलंत लग गया तो इसका मतलब ये आधा है, और जब तक आ मिलाएंगे नहीं का बोल नहीं पाएंगे। खाली का साउंड आप नहीं बोल सकते, का बोलेंगे तो का में आ मिला हुआ है, समझ रहे? तो फर्क यही होता है। लेकिन आ में कुछ भी नहीं मिला हुआ, आ, है ना? अच्छा हाँ, इसमें और एक बात है कि इनको बोलने के लिए हमें किसी भी एफर्ट की ज़रूरत नहीं है। अरे बिल्कुल, किसी भी एफर्ट की ज़रूरत नहीं। न हाथ हिलेगा, न कान हिलेगा, न नाक हिलेगी, न ज़बान हिलेगी। आ, समझ रहे हैं? लेकिन तुम का अगर कॉन्सोनेंट जितने भी वर्ड्स बोलोगे ये बिना बॉडी पार्ट्स की मदद से नहीं बोले जा सकते हैं। हाँ हाँ, तो इसमें क्या होता है? तो इसमें डबल साउंड होता है, इसमें प्लस एक कॉन्सोनेंट होगा, प्लस उसमें वोवेल मिला हुआ है ना? हाँ, तो वोवेल मिला हो जितने भी, तो ये क्या है? जो हमारे पास कॉन्सोनेंट होते हैं दे आर स्पोकन विद डबल साउंड, मीन्स कॉन्सोनेंट प्लस वोवेल मिल करके हमारा पूरा कॉन्सोनेंट बनता है। क्योंकि ये इतना कम है का यू कांट स्पीक विदाउट द हेल्प ऑफ वोवेल। बिना वोवेल की मदद से आप कॉन्सोनेंट नहीं बोल सकते हैं। जब हम वोवेल मिला देते हैं तो फिर कॉन्सोनेंट स्पीक कर लेते हैं। समझ पाए हैं? तो हमारे पास साउंड दिया है, साउंड हमारे पास 5 हैं जिनको हम वोवेल के नाम से जानते हैं। गॉड गिफ्टेड माना जाता है, क्योंकि जो है कोई भी बच्चा जब पैदा होता है तो 5 साउंड ले करके पैदा होता है, और इन्हीं की मदद से जुगाड़ लगा करके ह्यूमन बीइंग ने 21 साउंड और बना लिए जिनको हम कॉन्सोनेंट बोलते हैं। और कोई भी कॉन्सोनेंट लेटर बिना वोवेल की मदद से नहीं बोला जा सकता। इतनी बात समझ पाए कि नहीं? ओके, तो अभी हमने देखा साउंड, और साउंड से दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या आता है? लेटर, है ना? सबसे पहले तो आपको साउंड हो आपके पास, फिर उस भाषा के आपको लेटर्स आते हो। लेटर्स मीन्स अक्षर। अरे लेटर्स मीन्स क्या होता है? हाँ, अक्षर। तो जैसा कि हम जानते हैं टोटल इंग्लिश में कितने लेटर्स हैं? 26 हैं, और 26 में हम लोगों ने पढ़ लिया है कि हमारे पास 26 में 5 जो हैं वो वोवेल्स हैं, और 21 जो हैं वो कॉन्सोनेंट हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ लिया जो वोवेल्स हमारे गॉड गिफ्टेड हैं, दे आर स्पोकन विद सिंगल साउंड, और कॉन्सोनेंट हमारे क्या हैं? ये आर्टिफिशियल हैं, ह्यूमन बीइंग ने बनाए हैं, और दे आर स्पोकन विद डबल साउंड। इनको बिना भी वोवेल साउंड के हम नहीं बोल सकते। अगर वोवेल साउंड नहीं लगाएंगे तो नहीं बोल सकते। अच्छा, तुम्हारा क्या नाम है? ओके, शाकिब। आपने देखा होगा कि इतनी इंग्लिश पढ़ने के बावजूद, मैंने कल बात की थी कि इतनी इंग्लिश पढ़ने के बावजूद भी अगर मुझे भी हॉलीवुड की मूवी दिखाई जाए तो समझ में नहीं आती। दिन रात इंग्लिश पढ़ाते, दिन रात इंग्लिश पढ़ते हैं, स्टिल आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हॉलीवुड मूवीज़। तो फिर वो इंग्लिश कौन सी होती है जो हमको समझ ही में नहीं आती? अगर आपको इंडियन साउथ की मूवी दिखाई जाए, मतलब यहाँ इंडिया की दिखाई जाए ट्रांसलेटेड, या साउथ में जो मूवीज़ बनती हैं उनको अगर दिखाया जाए, यू कैन अंडरस्टैंड, आप समझ सकते हैं। लेकिन हॉलीवुड की जो होती हैं, जो अमेरिकन इंग्लैंड की मूवीज़ होती हैं, उनको कभी आपने देखा है? उसको आप एक भी सेंटेंस समझ नहीं पाएंगे। सो वाई वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड? व्हाट इज़ द रीज़न? कुछ तो होगा। तो वही बताया गया
कि जितने भी वॉवेल साउंड बाबू हमारे पास वॉवेल्स कितने हैं 5, तो हम लोग 5 साउंड ये जानते हैं और 21 कॉन्सोनेंट है तो मीन्स 21 साउंड ये जानते हैं। लेकिन वॉवेल से हमारे पास साउंड कितने बनते हैं 20 और इससे कितने बनते हैं 24 इज इक्वल टू 44। तो टोटल इंग्लिश में साउंड कितने बनते हैं 44 साउंड बनते हैं। मीन्स 26 अक्षरों से हमारे पास आवाज़ें 44 बनती हैं इंटरनेशनल फोनेटिक्स पर। जब इंटरनेशनल फोनेटिक्स पढ़ेंगे ठीक है तो वहाँ पर आवाज़ें इंग्लिश में कितनी बनती हैं। और हम लोग इंडियन इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो हमको आवाज़ कितनी आती है, तो आधी तो आवाज़ हमको आती नहीं, तो हमको इंग्लिश कहाँ से समझ में आ जाएगी, क्योंकि हमको सिर्फ इतने साउंड आते हैं, आधे साउंड ही नहीं आते। ओके, वो अलग पार्ट है फोनेटिक्स। हम लोग इंटरनेशनल, जैसे आप विदेश जाना चाहते हैं या आप मान लीजिए कोई टूरिस्ट आता है और उससे बात करना चाहते हैं तो फिर आपको फोनेटिक्स सीखनी पड़ेगी, ठीक है, वो अलग पार्ट है, उससे लेना देना ना है नहीं। हम लोग फोनेटिक्स की तैयारी नहीं करने। कुल मिला करके मैंने रीज़न ये बता दिया कि वो जो मूवीज़ हैं वो समझ में क्यों नहीं आती हैं, वो जब आप इंटरनेशनल फोनेटिक्स सीखेंगे तब आप जान पाएंगे। गॉट इट? ओके, तो हमारे पास ये पूरा 44 हमारे पास 44 साउंड्स हो गए। तो हमारे पास सबसे पहले साउंड हो, फिर क्या हो, लेटर्स हो। तो लेटर्स की जानकारी हमने हासिल कर ली कि इंग्लिश में हमारे पास लेटर कितने हैं 26, जिसमें से 5 वॉवेल्स हैं और 21 कॉन्सोनेंट है। लेकिन वॉवेल्स से साउंड कितने बनते हैं 20 और कॉन्सोनेंट से बनते हैं 24। तो टोटल साउंड हमारे पास कितने होंगे, हाँ। और ये 26 लेटर्स के ग्रुप को बाबू क्या बोलते हैं, अल्फ़ाबेट बोलते हैं। कुछ लोग जो है अल्फ़ाबेट्स लिख देते हैं, वो अल्फ़ाबेट्स नहीं होता, दैट इज़ अल्फ़ाबेट, वर्णमाला। अगर आप हिंदी में बोल के देखें तो आपको क्या लगता है, जैसे 26 हमारे पास अक्षर हैं तो क्या आप वर्णमाले बोलते कि वर्णमाला बोलते, हाँ। तो ये एक ग्रुप है वर्णमाला, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, तो वर्णमाले नहीं होता। तो उसी तरीके से जब हिंदी में हमारा प्लूरल नहीं बनता तो फिर इंग्लिश में भी प्लूरल नहीं होता, वो अल्फ़ाबेट होता। गॉट इट? ओके, तो साउंड को हमने सीख लिया, लेटर्स को सीख लिया। इसके बाद तीसरे नंबर पे हमको क्या आता है, सिलेबल। देखिए आदिल, हम इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम सीखने लगेंगे, सिंथेसिस सीखने लगेंगे, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो, चाहे सिंथेसिस हो, चाहे एक्टिव पैसिव हो, चाहे स्टोरी बनाना हो, कुछ भी हो, बनेंगे तो सेंटेंस ही से। और आपको ये पता नहीं कि सेंटेंस बनता कैसे है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जानना है कि हमारा सेंटेंस कैसे बनता है। हम लोग सेंटेंस की तरफ चल रहे हैं। अभी आपको हम ये बता देंगे कि आपको सेंटेंस बनता कैसे। जब आप सेंटेंस जान जाएंगे ऐसे बनता है, तब फिर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, तो तीसरे नंबर पे क्या हमको सीखना है, सिलेबल। सिलेबल का मतलब क्या होता है, शब्दांश। सिलेबल का मतलब, हाँ, शब्दांश। आप जानते हैं कि शब्द अंश शब्दांश होता है, तो शब्दांश का मतलब ही है शब्द अंश, हाँ, मतलब शब्द का अंश। तो ये इसकी डिफिनेशन क्या हो जाएगी, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, इट इज आल्सो अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। ये अक्षरों का समूह होता है। इट हैज़ अ वॉवेल साउंड। इट हैज़ अ वॉवेल, लेकिन उसमें क्या होता है, इट हैज़ अ वॉवेल साउंड, उसमें एक वॉवेल साउंड होना चाहिए। और क्या होता है, इट इज स्पोकन एज अ यूनिट। इट इज स्पोकन एज अ यूनिट, इसको यूनिट। अब सिलेबल क्या होता है, सिलेबल का मतलब बाबू शब्दांश। क्या होता है, हाँ, शब्दांश। शब्दांश सही है, ओके। तो शब्दांश का मतलब शब्द अंश होता है। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, अक्षरों का क्या होता है, अक्षरों का, हाँ, अक्षरों का समूह होता है। इट हैज़ अ वॉवेल साउंड, और इसमें एक वॉवेल साउंड होना चाहिए। अगर वॉवेल नहीं होगा, वॉवेल साउंड नहीं होगा तो फिर शब्दांश नहीं होगा। शब्दांश बाबू शब्द का अंश, मतलब शब्द होता है, शब्द को भी तोड़ना, तो दैट इज का शब्दांश।
और फिर क्या होता है, इट इज़ स्पोकन एज अ यूनिट, और मिला करके बोलते हैं इसको हम, तो उसको सिलेबल बोलते हैं। देखिए हर एक वर्ड जो हमारा होता है, हर एक वर्ड वो शब्दांश में बटा होता है, मीन्स सिलेबल में बटा होता है। देखिए व्हेनेवर वी स्पीक अ वर्ड, जब कभी हम एक वर्ड को बोलते हैं, वी टेक अ पफ, तो पफ का मतलब थोड़ा सा रुकते हैं। व्हेन वी टेक पफ, जब हम रुकते हैं, द वर्ड इज ब्रोकन इनटू सिलेबल, तो हमारा शब्द जो है वो सिलेबल में टूट जाता है। जब कभी हम किसी शब्द को बोलते हैं और थोड़ा सा रुकते हैं, और थोड़ा सा जब रुकते हैं तो वर्ड हमारा हाँ बढ़ जाता है दो भागों में, तो दैट इज कॉल्ड सिलेबल। तो सिलेबल में क्या होता है कि जितने वॉवेल साउंड होंगे उतने सिलेबल होंगे। कहाँ? वर्ड में, है ना। अभी आप समझ नहीं पाए हैं। जैसे हमारे पास बाबू ये हो गया, जैसे लिखा है बिफोर। अच्छा बोलो, बिफोर एक वर्ड है कि नहीं है? है ना। लेकिन अगर आप ध्यान दो तो बिफोर में दो सिलेबल, बी फोर, तो ये दो शब्द है ना इसमें, देखे दो सिलेबल है, मतलब बी फोर, बी फोर। तो एक क्या है, देखो बी, तो इसमें एक ई है और फिर लिखा फोर, तो दूसरे में क्या है, ओ है, तो इसमें सिलेबल कितने हैं? हाँ, वही हम ये कह रहे हैं कि ज़्यादातर वर्ड्स जो होते हैं वो सिलेबल में बटे होते हैं। हालांकि ज़रूरी नहीं कि हर एक वर्ड जो है वो सिलेबल में बटा होता है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी बड़ा होगा तो वो वर्ड हमारा जो है वो सिलेबल में बटा होता है। गॉट इट? ओके। तो बी फोर, तो इसमें कितने सिलेबल हैं? दो। हाँ, तो बी फोर मतलब कहने का मतलब ये बी एक हो गया और फोर हो गया, तो दोनों को पेपर पढ़ोगे तो इसमें देखो मतलब बी एक लेटर है और ई एक लेटर है, तो यही तो तुम लिखो। इट इज आल्सो अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, ये बाबू ग्रुप ऑफ लेटर्स है कि नहीं? दो है कि नहीं? इट हैज़ अ वॉवेल साउंड, और वॉवेल साउंड होना चाहिए, तो ये क्या है? ई है। हाँ, और इट इज स्पोकन एज अ यूनिट, और हम लोग इसको मिला के तो ही बोलते हैं बी, समझ रहे हैं? हाँ, तो इस तरीके से ये हो गया, मतलब ये वर्ड सिलेबल हम लोगों ने सीखा। अभी हमने जैसे देखा कि प्रोफेसर, तो ही क्या होगा? प्रो, तो इसमें कौन एक सिलेबल होगा प्रो, और फिर ये क्या हो गया? फे, तो एक ये हो गया, और फिर ये एक हो गया स, तो कितने सिलेबल है? हाँ, तो इस वर्ड में प्रोफेसर, वही तो ध्यान दो। Whenever we speak a word, जब कभी हम एक वर्ड को बोलते हैं, we take a puff, तो हल्का सा हम लोग पफ लेते हैं। जब पफ लेते हैं the word is broken into syllable, तो वर्ड हमारा जो है सिलेबल में टूट जाता है। ठीक है, तो इसमें तीन हमारे पास सिलेबल हो गए, है ना। हाँ, आप बोल सकते हैं जैसे सरकमलुकेशन, सरकमलुकेशन, देखिए सर, तो अगर इतना देखें सर, तो इसमें क्या है? आ है सर, और ये क्या है? कम्स, तो यहाँ पे भी क्या है? आ है। लू, तो यहाँ पे क्या है? वो है, और फिर क्या है? के, फिर यहाँ पे क्या है? एक है, और फिर सन, तो यहाँ पे क्या है? आ है। तो 1 2 3 4 5, कितने सिलेबल? हाँ, सरकमलुकेशन, तो कितने हैं? 5 सिलेबल हैं। अरे समझ पाए? तो जिसमें एक सिलेबल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? अभी आपको ये एग्जाम्पल्स जो है नीचे लिखने हैं, हाँ, हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, समझ पाएंगे कि नहीं? तो जिसमें एक सिलेबल होता है, वन सिलेबल, उसको बोलते हैं मोनोसिलैबिक वर्ड। मोनोसिलैबिक वर्ड, जैसे हमारा ट्यू में इसको एक शब्द है कि नहीं? लेकिन ट्यू में एक ही सिलेबल तो है, तो जिसमें एक ही सिलेबल होता है उसको बोलते हैं मोनोसिलैबिक वर्ड। क्या बोलते हैं? मोनोसिलैबिक वर्ड, जिसमें दो होंगे। अब जिसमें दो होंगे उसको क्या बोलते हैं? डाई सिलैबिक वर्ड। ये जैसे हो गया बिफोर,
डाई सिलेबिक। जिसमें 3 होंगे उसको बोलते हैं ट्राई सिलेबिक वर्ड है। हाँ, और जो 3 से ज़्यादा होंगे उसमें हम बोलते हैं पॉली सिलेबिक वर्ड। पॉलीसिलेबिक वर्ड, एक होगा तो मोनोसिलेबिक वर्ड, 2 होगा तो डाई सिलेबिक वर्ड, 3 होगा तो ट्राई सिलेबिक वर्ड, और 3 से ज़्यादा होगा तो दैट इज कॉल्ड पॉलीसिलेबिक वर्ड। तो ये हमारा जो वर्ड है दैट इज कॉल्ड या दैट कैन बी कॉल्ड या पॉलीसिलेबिक वर्ड। इसको क्या बोलेंगे? हाँ, पॉलीसिलेबिक वर्ड। ठीक है, तो 1 बाय 1 करके आप इसको लिख लीजिए, फिर हम आपको बता दीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग अभी सिलेबल पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो साउंड पढ़ लिया, सिलेबल पढ़ लिया, लेटर पढ़ लिया, और नंबर 4 पे अब आता है वर्ड। व्हाट इज वर्ड? वर्ड हमारा होता क्या है? तो जैसा कि हमको पता है वर्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं? शब्द है। अब होता क्या है, डिफिनेशन आपने देखा होगा, इट इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। इट इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स which shows clear meaning. It is group of letters, अक्षरों का समूह हो, which shows clear meaning, जो क्लियर मीनिंग दिखाए। मतलब 3, 4, 5 अक्षर हों, आपस में मिले हों, और फिर उसका मीनिंग भी हो, तो वर्ड कहलाता है। वर्ड का मतलब शब्द है ना। और इसके पहले हम लोगों ने क्या सीखा था? दैट इज का सिलेबल है ना। तो यहाँ पे हम लोग जैसे लिखे RUN, तो बाबू हमारे पास 1 2 3 कितने लेटर हैं? 3 लेटर्स हैं। रन का मतलब क्या होता है? हाँ, दौड़ना या भागना, यही तो होता है। तो 1 2 3 ये बाबू वर्ड है, क्योंकि जो हमारी डिफिनेशन है वो फुलफिल हो रही। इट इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, 1 2 3 ग्रुप ऑफ लेटर्स है, विच शोज क्लियर मीनिंग, क्लियर मीनिंग दिख रहा है, तो हो गया। अगर इसी को हम इस तरीके से लिख दें, एन हो गया, फिर R और फिर U, तो बताओ जो लेटर्स यहाँ पे हैं वही लेटर्स यहाँ पे हैं कि नहीं? लेकिन तो ये ग्रुप ऑफ लेटर तो है सुजीत ना बाबू, ग्रुप ऑफ लेटर्स तो है, लेकिन इससे मीनिंग नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये पता नहीं क्या हो गया है। ओके, तो ये शब्द हमारा नहीं है। अगर हम इसको हम वर्ड बोलें तो फिर ये नहीं है, क्योंकि कंडीशन है कि ग्रुप ऑफ लेटर्स हो प्लस क्लियर मीनिंग हो। अगर क्लियर मीनिंग नहीं, लेटर्स ग्रुप ऑफ लेटर्स है तब नहीं होगा। कंडीशन है कि ग्रुप ऑफ लेटर्स हो और प्लस मीनिंग हो तो वर्ड बनेगा। तो आप कहीं भी लिख सकते हैं, जैसे फादर है, जैसे हैन है, जैसे ट्यू है, जैसे रन है, या मतलब मदर है। ओके, एग्जाम्पल के लिए तो बाबू क्या है, 1 2 3 4 5 6 लेटर्स है। फादर मीन्स पिता, तो अक्षरों का समूह प्लस मीनिंग है, तो वर्ड है कि नहीं? HEN हैन मीन्स मुर्गी होता है कि नहीं? तो मीनिंग निकल रहा है, तो वर्ड है। 2 मीन्स को होता है, ग्रुप ऑफ लेटर्स है, मीनिंग निकल रहा है, तो वर्ड है हमारा। मदर है, एम वो 1 2 3 4 5 6 है, इसका मतलब होता है माता जी या माता, तो ये ग्रुप ऑफ लेटर्स है और प्लस मीनिंग भी निकल रहा, तो ये भी वर्ड है। समझ पाए कि नहीं? तो ये वर्ड होने के लिए बाबू जरूरी है कि इट इज़ अ ग्रुप ऑफ लेटर, मीन्स अक्षरों का समूह हो और प्लस क्लियर मीनिंग हो, तो फिर वो वर्ड कहलाता है। गॉट इट? ओके, इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है 5 नंबर पे, दैट इज कॉल्ड फ्रेज। फ्रेज मीन्स क्या होता है?
वाक्यांश, फ्रेज मीन्स। अब तुम ध्यान दो, वाक्यांश ये हिंदी से ही पता है। वाक्यांश फ्रेज क्या होता है? किसी वाक्य का अंश होता है। जैसे शब्दांश, सिलेबल का मतलब था शब्द का अंश, और ये वाक्य का अंश। हाँ, तो इसे डिफिनेशन में क्या लिखेंगे बाबू? इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये अक्षरों का समूह होता है ना, विच shows क्लियर मीनिंग, जो क्या दिखाता है? क्लियर मीनिंग दिखाए, बट नॉट सेंस, लेकिन सेंस ना दिखाए। अक्षरों का शब्दों का समूह हो, मीनिंग भी दिखाए लेकिन सेंस ना दिखाए, भाव, तो दैट इज कॉल्ड फ्रेज, वाक्यांश। इसको क्या बोलते हैं? वाक्यांश बोलते हैं। जैसे अगर आपको सामने लिख दें विद ब्लू आइज, विद ब्लू आइज, नीली आंखों के साथ, तो 1 2 3 वर्ड्स कितने हैं? तो बाबू मतलब शब्दों का समूह है कि नहीं? इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच शोज क्लियर मीनिंग। नीली आंखों वाला तो क्लियर मीनिंग भी है, लेकिन नॉट सेंस। नीली आंखों वाला क्या 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 सेंस क्लियर है? तो जब सेंस क्लियर ना हो तो दैट इज कॉल्ड फ्रेज। इसीलिए साकिब तुमने देखा होगा, हमको याद करना पड़ता है इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब, वो वाक्यांश से बनी होती हैं क्रियाएं, देखा है? तो वही होता है फ्रेज का मतलब। अच्छा, ये तुमने देखा, ये सेंटेंस का अंश है कि आपने बोला कि मैंने एक नीली आंखों वाली लड़की देखी। आई सा अ गर्ल विद ब्लू आइज, तो हमको ये लग नहीं रहा, देखो आई सा अ गर्ल मिसिंग है कि नहीं? तो ये सेंटेंस का अंश है कि नहीं? हाँ, तो इसीलिए इस बाबू इसको बोलते हैं वाक्यांश, क्योंकि ये किसी सेंटेंस का भाग है। किसी भी सेंटेंस में आपको इसको फिट कर सकते हैं, जो फिट करने वाला हो, है ना। एट सनसेट, 1 2 3 तीन हमारे पास वर्ड्स हैं कि नहीं है? सूरज के डूबने तक मीनिंग क्लियर है कि नहीं? मीनिंग भी क्लियर है, लेकिन सेंस नहीं क्लियर है। तो सेंस अगर नहीं क्लियर है तो बाबू क्या हो जाएगा? दैट इज कॉल्ड फ्रेज। फ्रेज का मतलब वाक्यांश। सूरज के डूबने तक क्या पता नहीं, तो ये किसी अंश का, जैसे लिखा मैं सूरज के डूबने तक आपका इंतजार करूंगा, तो मैं आपका इंतजार करूंगा, दैट पार्ट इज मिसिंग, है कि नहीं? तो वही होता बाबू, ये क्या होता है? हाँ, इन द कॉर्नर, इन द कॉर्नर, कोने में, क्या? तो 1 2 3 तीन हमारे पास वर्ड्स हैं, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, मीनिंग भी है, लेकिन हमारा सेंस क्लियर नहीं, कोने में। तो आप बोल सकते हैं अ बॉय इज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, एक लड़का रूम के कोने में खड़ा है, तो कोने में अ बॉय was या is standing, that part is missing, in the corner खाली बताया गया है। तो ये किसी सेंटेंस किसी सेंटेंस का हिस्सा है कि नहीं बताओ? तो इसीलिए इस हिस्से को क्या बोलते हैं? फ्रेज बोलते हैं, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।